सब बैच में लाइव कर दिए हैं, तीनों बैच में। पंखा को थोड़ा सही कर दीजिएगा। चलिए, क्या हालचाल है? बढ़िया है। चलिए आ जाइए। तो बात अगर इंडियन पॉलिटी की जाए तो आपको जो है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो चैप्टर पढ़ा रहे थे उस चैप्टर का नाम है आपको संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। बात अगर संघ और राज्य क्षेत्र का किया जाए तो आप सब लोग जानते हैं कि संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 1 और भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 देता है। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम आपको बता चुके हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 क्या कहता है, ये सब बात हम आपको बता चुके हैं। अब जब आप अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जान चुके हैं तो अब इस चैप्टर से संबंधित जो अन्य चीजें हैं, इस चैप्टर से संबंधित जो अन्य बातें हैं, उन बातों को आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले आपका हम रिवीजन करवा देते हैं अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 को। अनुच्छेद 1 की अगर बात की जाए तो जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 यह कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। मतलब भारत का संवैधानिक नाम 2 है, एगो इंडिया एगो भारत, और यह राज्यों से मिलकर बना है, यह राज्यों का संघ है। इसके बाद अनुच्छेद 2, किसी नए राज्यों को भारत में प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत भारत की संसद दिलाता है। फिर अनुच्छेद 3 की अगर बात करें तो जो अनुच्छेद 3 है यह भारत के भीतर किसी राज्य को विभाजित कर नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य के क्षेत्र में सीमा में नाम में परिवर्तन को लेकर जानकारी देता है। और अनुच्छेद 3 यह कहता है कि भारत के भीतर किसी राज्य को विभाजित कर नए राज्य का गठन, किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन भारत की संसद करता है
और वो भी साधारण बहुमत के आधार पर। और फिर अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन हुए हैं वे परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन हुए हैं वे परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये बात आपको अनुच्छेद 4 कहता है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हम आपको बता दिए थे पहले भी, और अभी हम आपको रिवीजन करवा दिए हैं। अब यहां से हम लोगों को आगे बढ़ना है, यहां से हम लोगों को आगे जानना है। देखिए, अनुच्छेद 3 के विषय में, अनुच्छेद 3 से संबंधित कुछ चीजें हैं जो कभी कतार आपके परीक्षा में पूछ दिया जाता है, जिसको याद रखना है। क्या है अनुच्छेद 3 से संबंधित बातें? देखिए, आपको पिछले क्लास में भी समझाए हैं और आज भी हम आपको बताए हैं कि राज्यों के नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं। राज्यों के नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं, और अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम में परिवर्तन साधारण बहुमत के आधार पर भारत की संसद करता है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जिसके नाम में परिवर्तन हुए हैं। तो भारत के कई राज्य ऐसे हैं जिसके नाम में परिवर्तन हुआ है। वह परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत ही हुआ है, और अनुच्छेद 3 के तहत वह परिवर्तन भारत की संसद ने किया है। कौन कौन से राज्य के नाम में परिवर्तन हुए हैं? 5, 6, 7 राज्य है जिसके नाम में परिवर्तन हुए हैं। एक राज्य है उत्तर प्रदेश, एक राज्य है उत्तराखंड, एक राज्य है ओडिशा, एक राज्य है तमिलनाडु, एक राज्य है कर्नाटक, एक राज्य है केरल। यही कुछ प्रमुख राज्य है जिसके नाम में परिवर्तन हुए हैं। इसमें अगर बात हम लोग उत्तर प्रदेश की करें, तो जो उत्तर प्रदेश है, आज जिसे आप उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसे पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। आज आप जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं उसे पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर 1950 ईस्वी में, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किया गया। फिर आज आप जिसे केरल कहते हैं, इसे पहले ट्रावनकोर कोचीन कहा जाता था। इसे पहले ट्रावनकोर कोचीन कहा जाता था। आज आप जिसे केरल कहते हैं, केरल को पहले ट्रावनकोर कोचीन कहा जाता था। ट्रावनकोर कोचीन कहा जाता था। ट्रावनकोर कोचीन का ही नाम बदलकर 1956 ईस्वी में केरल किया गया। ट्रावनकोर कोचीन का ही नाम बदलकर 1956 ईस्वी में केरल किया गया। फिर आज आप जिसे तमिलनाडु कहते हैं, उसे पहले मद्रास कहा जाता था। मद्रास का नाम बदलकर 1969 ईस्वी में तमिलनाडु किया गया। मद्रास का नाम बदलकर 1969 ईस्वी में तमिलनाडु किया गया।
आज आप जिसे कर्नाटक कहते हैं उसे पहले मैसूर कहा जाता था, उसे पहले मैसूर कहा जाता था। मैसूर का नाम बदलकर 1973 ईस्वी में कर्नाटक किया गया। आज आप जिसे उत्तराखंड कहते हैं इसे पहले उत्तरांचल कहा जाता था। उत्तरांचल का नाम बदलकर 2007 ईस्वी में उत्तराखंड किया गया। 2007 ईस्वी में उत्तराखंड किया गया। आज आप जिसे ओडिशा कहते हैं उसे पहले उड़ीसा कहा जाता था, उड़ीसा कहा जाता था, और उड़ीसा का नाम बदलकर 2011 ईस्वी में ओडिशा किया गया, ओडिशा किया गया। ये जो तमाम राज्यों के नाम में परिवर्तन हुए हैं, ये परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है, अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। और ये परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत भारत की संसद ने किया है, भारत की संसद ने किया है। इस परिवर्तन को हमें याद रखने की जरूरत है, इस परिवर्तन को हम लोग याद रखेंगे। यहां पर अगर आपको बोर्ड पूछेगा और बोर्ड फंसाना चाहेगा तो यहां पर इसबी दे करके आपको फंसाया जा सकता है, इसबी के संदर्भ में आपको फंसाया जा सकता है। तो चीजों को ध्यान से आप याद रखिएगा। अब देखिए, आप भारत के संविधान को जब पढ़ते हैं तो भारत के संविधान में यह जानकारी दे दी गई है कि किसी बाहरी राज्य या क्षेत्र को जीतकर भारतीय साम्राज्य में कौन मिलाएगा। तो भारत की संसद मिलाता है अनुच्छेद 2 के तहत। लेकिन इस बात का विवरण संविधान में नहीं है कि भारत के किसी क्षेत्र को, भारत के किसी क्षेत्र को, भारत के किसी क्षेत्र को अगर किसी दूसरे देश को सौंपना है तो वह काम कैसे होगा। देखिए, समझिएगा हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम आपको ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आप अनुच्छेद 2 को पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 2 नए राज्यों का भारत में प्रवेश को लेकर जानकारी देता है। मतलब नेपाल के किसी क्षेत्र को जीतकर भारत में मिलाया जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत। बांग्लादेश के किसी क्षेत्र को जीतकर भारत में मिलाया जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत। पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत। तो किसी बाहरी राज्य को जीतकर भारत में जो मिलाया जाता है वह अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया जाता है। इस बात का विवरण तो हमारे संविधान में है, लेकिन अगर भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपना है, मान लिया जाए पश्चिम बंगाल का कोई क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपना है, मिजोरम का क्षेत्र म्यांमार को सौंपना है, पंजाब का क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपना है, तो ये काम कैसे होगा? इस काम को कौन करेगा? इसकी क्या प्रक्रिया होगी? यही बात हम आपको समझाने जा रहे हैं और यह बात समझना जरूरी है, क्योंकि समय समय पर यह सब मुद्दा आते रहता है और ऐसा ही मुद्दा
1958 ईस्वी में आया था। 1958 ऐसा ही मुद्दा 1958 ईस्वी में आया था। 1958 1958 ईस्वी में कौन सा मुद्दा आया था? 1958 में यह मुद्दा आया कि पश्चिम बंगाल के बेरुबारी क्षेत्र को पश्चिम बंगाल के बेरुबारी क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंपना है। बांग्लादेश को सौंपना है पश्चिम बंगाल के। और उस समय बांग्लादेश तो पाकिस्तानी था, तो पाकिस्तानी कहा जाए। उस समय के संदर्भ में बांग्लादेश ना कहा जाए, पाकिस्तानी कहा जाए। बेरुवारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा जाएगा, पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। यह मामला 1958 में आया। बेरुवारी क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पड़ता था, इसको पाकिस्तान को सौंपना था। यह मुद्दा 1958 में आया। 1958 में यह मुद्दा आया। तो संविधान को खंगाला गया। क्या संविधान में इस बात का विवरण है या नहीं है? जब संविधान को खंगाला गया तो संविधान में इस बात का विवरण कहीं नहीं था। और जब संविधान में इस बात का विवरण कहीं नहीं था तो भारत के राष्ट्रपति ने भारत के सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा। कोई भी कानूनी मामला अगर फंसता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। इस बात का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में है। 143 143 में इस बात का विवरण है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मसले पर सलाह ले सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति उस समय राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा और अपने सलाह में राजेंद्र प्रसाद ने यह पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि पश्चिम बंगाल के बेरुबारी क्षेत्र पाकिस्तान को देना है, इसको लेकर संविधान में कुछ भी नहीं है, कैसे देंगे? सुप्रीम कोर्ट से जब सलाह मांगा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने सलाह में राष्ट्रपति को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सलाह में राष्ट्रपति को कहा कि अगर भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंपना है तो इसको लेकर संविधान में संशोधन करना होगा। और संविधान में संशोधन करके भारत की संसद भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंप सकती है। मतलब भारत के अगर किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपना है तो इसको लेकर भारत की संसद को संविधान संशोधन करना होता है। और भारत की संसद संविधान संशोधन के जरिए भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंप सकता है। जब यह स्पष्ट हो गया तब जाकर नवा संविधान संशोधन नवा संविधान संशोधन नम्मा संविधान संशोधन 9 संविधान संशोधन 1960 के तहत बेरुवारी का क्षेत्र, नवा संविधान संशोधन 1960 के तहत बेरुवारी का क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया। बेरुवारी का क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया।
इसका एक और बेहतर उदाहरण है 2014 में जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, तो उससे पहले से कुछ जमीन को लेकर, कुछ क्षेत्र को लेकर, कुछ भूभाग को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चल रहा था। कुछ क्षेत्र को लेकर, कुछ भूभाग को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चल रहा था। भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को देना था और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत को लेना था। भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को देना था और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत को लेना था। तो भारत का कुछ क्षेत्र जो बांग्लादेश को सौंपना था, इसको लेकर एक समा संविधान संशोधन 100 एक समा संविधान संशोधन 2015 में हुआ। संविधान संशोधन 2015 में हुआ। इस एक समा संविधान संशोधन के तहत, भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा गया। अर्थात भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ। भूमि समझौता इसे इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत अधिग्रहित किया, भारत अर्जित किया, भारत लिया। इसलिए इसको भारत बांग्लादेश भूमि समझौता कहा जाता है। तो एक समा संविधान संशोधन 2015 के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ, जिस समझौता के तहत भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत लिया। तो क्या आपका यह बात क्लियर हो पा रहा है कि अगर भारत के किसी क्षेत्र विशेष को दूसरे देश को सौंपना है तो इसको लेकर हमें क्या करना होगा? संविधान में ऐसा हुआ है ना, नमा संविधान संशोधन के तहत, एक समा संविधान संशोधन के तहत। यह बात स्पष्ट है ना? चलिए अब देखिए अनुच्छेद 3 के संदर्भ में ही कुछ चीजों को और समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण को लेकर कुछ बातें कही गई है। यानी नए राज्यों का जो निर्माण होता है, नए राज्यों का जो निर्माण होता है। भारत का मानचित्र लगाना चाहिए तो क्या आम, इमली, कटहर, लीची लगाया है। यहां है भारत का मानचित्र। चलिए आप इस बात को समझते होंगे कि बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन, मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन, पंजाब का विभाजन कर हरियाणा का गठन, पंजाब का विभाजन कर हिमाचल प्रदेश का गठन, बंबई का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात का गठन, असम का विभाजन कर नागालैंड का गठन हुआ है। ये सब जो नए राज्य का गठन हुआ है, ये सब जो नए राज्य का गठन हुआ है, इसकी प्रक्रिया क्या है? कैसे बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन हो गया? कैसे उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन हो गया? कैसे मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन हो गया? ये बात तो आप जानते हैं। किसी राज्य को विभाजित कर नए राज्य का गठन अनुच्छेद 3 के तहत होता है। ये बात जानते हैं कि नहीं जानते?
जानते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार राज्य निर्माण की प्रक्रिया क्या है? राज्य निर्माण की प्रक्रिया क्या है? किसी राज्य को विभाजित कर नए राज्य का गठन कैसे कर दिया जाता है? तो टॉपिक या प्रश्न यह है कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया क्या है, राज्य का निर्माण कैसे होता है, नए राज्य का निर्माण कैसे होता है, नए राज्यों के निर्माण की क्या प्रक्रिया है। राज्य निर्माण की प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ स्टेट निर्माण का क्या होता है? क्या होगा? फाउंडेशन। हाँ हाँ, समझिएगा अब आप देखिए, एक तो अगर किसी राज्य को विभाजित कर नया राज्य बनाना है, मान लिया जाए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, राजस्थान को विभाजित कर एक नया राज्य बनाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर ही चीजों को समझते जाइएगा। अगर किसी राज्य को विभाजित कर नया राज्य बनाना है तो इसको लेकर विधेयक तैयार होता है, और इसको लेकर विधेयक तैयार करता है भारत सरकार के अंतर्गत भारत सरकार का गृह मंत्रालय, भारत सरकार का गृह मंत्रालय, अमित शाह का मंत्रालय, अमित शाह का मंत्रालय। राजस्थान का विभाजन कर अगर कोई नया राज्य बनाना है तो उसको लेकर विधेयक तैयार करेगा भारत सरकार का गृह मंत्रालय। तो सबसे पहले विधेयक तैयार होता है, विधेयक तैयार करता है भारत सरकार का गृह मंत्रालय, भारत सरकार का गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय विधेयक तैयार करने के बाद यह विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास भेजता है। गृह मंत्रालय विधेयक तैयार कर लेता है और यह विधेयक गृह मंत्रालय भेजता है भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जब विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पढ़ता है और पता करता है कि कौन राज्य का विभाजन होना है। राष्ट्रपति जैसे ही पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि राजस्थान का विभाजन होना है। तो राष्ट्रपति उस विधेयक को राजस्थान के विधानसभा को भेज देगा, राजस्थान के विधानसभा को उसकी राय जानने के लिए भेजेगा कि राजस्थान की विधानसभा क्या चाहती है, राजस्थान की विधानसभा क्या चाहती है। तो राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य के विधानसभा को भेजता है। राजस्थान का विभाजन होना है तो राजस्थान राज्य के विधानसभा को भेजेगा, राजस्थान राज्य के विधानसभा को भेजेगा। तो संबंधित राज्य के विधानसभा, संबंधित राज्य के विधानसभा, संबंधित राज्य के विधानसभा को भेजेगा। अब जब विधेयक राज्य के विधानसभा के पास जाता है तो विधानसभा को इस पर अपने मन मुताबिक
निर्णय करने का अधिकार होता है। विधानसभा चाहे तो इसे स्वीकृति प्रदान कर देगा, स्वीकृति प्रदान कर देगा, प्रदान करेगा। विधानसभा चाहे तो इसे अस्वीकार कर देगा, विधानसभा चाहे तो इसे अस्वीकार कर देगा, अस्वीकार कर देगा। विधानसभा चाहे तो इसमें संशोधन के साथ स्वीकृति देगा, संशोधन के साथ स्वीकृति देगा। विधानसभा चाहे तो इसे अपने पास रख लेगा, ना स्वीकृति देगा ना अस्वीकार करेगा, अपने पास रख लेगा। सब अधिकार राज्य विधानसभा को प्राप्त है। जैसे आपको आपके घर से आपके गार्जियन पटना भेज दिए हैं, जाओ बाबू पढ़ो लिखो मन से। अब पटना में आप हैं, स्वतंत्र हैं, आपको इको पार्क में लड़की घुमाना है, लड़की घुमाइए। आप चाय दुकान पे सुट्टा मारना है, सुट्टा मारिए, या मुर्गाबाजी करना है, मुर्गाबाजी कीजिए, जो मन है कीजिए। आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने को लेकर, होगा उससे गार्जियन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका कैरियर है, गार्जियन तो अपना देख ही लिए, जो होना था उनके साथ हो ही गया है। अब आपका जीवन है, आप पढ़े तो आपका भविष्य संवरेगा, आप नहीं पढ़े तो आपका भविष्य बिगड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही राज्य विधानसभा स्वीकृति दे नहीं दे, संशोधन के साथ स्वीकृति दे, कोई निर्णय नहीं दे, विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वीकृति दिया तब पर भी ठीक है, नहीं दिया तब पर भी ठीक है, अपने पास रख लिया तब पर भी ठीक है। संशोधन के साथ स्वीकृति दिया, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, एकदम नहीं, बाध्य नहीं है। और जैसे लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक अधिक से अधिक राज्यसभा के पास 14 दिन तक रह सकती है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानसभा को जो विधेयक भेजता है, सामान्य तौर पर संबंधित राज्य का विधानसभा उस विधेयक को 30 दिन तक रोक कर रख सकती है, 30 दिन तक रोक कर रख सकती है, 30 दिन तक 30 डेज तक रोक कर रख सकती है। उससे ज्यादा राज्य विधानसभा को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। 30 दिन में स्वीकृति दिया ठीक है, नहीं दिया तब पर भी ठीक है, संशोधन के साथ दिया तब पर भी ठीक है, 30 दिन में कोई निर्णय नहीं दिया तब पर भी ठीक है। तब यह मान लिया जाता है कि वह विधेयक उसी रूप में पारित है, वह विधेयक उसी रूप में पारित है। 30 दिन के बाद यह विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास जाता है, 30 दिन के बाद यह विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास जाता है। अब जब राष्ट्रपति के पास विधेयक आता है, अब जब राष्ट्रपति के पास विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देता है, अपनी मंजूरी देता है। राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति देता है, विधेयक पर मंजूरी देता है। राष्ट्रपति जब विधेयक पर अपनी मंजूरी दे देता है तो राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद विधेयक संसद के सदनों में रखा जाता है, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है। कहीं भी रखा जा सकता है, लोकसभा में भी पहले रखा जा सकता है,
या राज्यसभा में भी पहले रखा जा सकता है, कहीं भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विधेयक मान लिया जाए पहले राज्यसभा में रखा गया, राज्यसभा में रखा जाएगा तो राज्यसभा को इसे साधारण बहुमत से पारित करना होगा। राज्यसभा जब साधारण बहुमत से पारित कर देगा तत्पश्चात यह लोकसभा में जाएगा, लोकसभा को भी इसे साधारण बहुमत से पारित करना होगा, लोकसभा भी इसे साधारण बहुमत से पारित कर देगा। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर दिया, तत्पश्चात यह विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास जाता है, तत्पश्चात यह विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब यह विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर मंजूरी देने के लिए बाध्य होता है। और राष्ट्रपति इस विधेयक पर मंजूरी देने के लिए बाध्य इसलिए होता है क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया गया है। इस विधेयक पर राष्ट्रपति पहले अनुमति दे चुका है, तब जाकर यह विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में गया है, और तब लोकसभा राज्यसभा इसको पारित करके जब राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को इस विधेयक पर अपना मंजूरी देने के लिए बाध्य होना होता है, क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत की संसद में लाया गया था। जैसे ही राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देता है वैसे ही राज्य का निर्माण हो जाता है, वैसे ही राज्य का निर्माण हो जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर आप कहेंगे कि राज्य निर्माण प्रक्रिया में जिस राज्य का विभाजन होना होता है उस राज्य के विधानसभा को या उस राज्य को नगण्य अधिकार प्राप्त होता है, कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, उस राज्य को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है, बल्कि किसी राज्य का विभाजन कर नए राज्य का निर्माण भी भारत की संसद ही करता है। यानी बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन भारत की संसद ने किया है, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन भारत की संसद ने किया है, मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन भारत की संसद ने किया है, भारत की संसद ने किया है। राज्य विधानमंडल का कोई अधिकार नहीं होता है, नगण्य अधिकार होता है राज्य विधानमंडल को। और जब बिहार का विभाजन होकर के झारखंड का निर्माण होना था तो उस समय राजद की सरकार बिहार में हुआ करती थी और राजद सुप्रीमो लालू यादव कहा करते थे बिहार का विभाजन हमारी लाश पर होगा। लालू यादव पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी, उनको पता था कि हमको कोनो पावर ना है, लेकिन जनता का इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, जनता का इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए लालू यादव ये कहा करते थे। जैसे महात्मा गांधी ने भारत विभाजन के समय यह नारा दिया था भारत का विभाजन हमारी लाश पर होगा, लेकिन जब भारत विभाजन का प्रस्ताव आया गांधी उस पर अपना सहमति दिया। मतलब गांधी ने कहा कि हां भारत का विभाजन होगा। समझ गए? तो ये राज्य निर्माण की प्रक्रिया है। आशा करते हैं आप राज्य निर्माण की प्रक्रिया समझे होंगे। इतना बात क्लियर है? अब 1 मिनट में इस सब बात को याद कर ले, तब आगे बढ़ जाएंगे। क्या विचार? ठीक ना? चलिए बताइए,
याद करते हैं, आइए। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? 1950। केरल का पूर्व नाम क्या था? क्या था? ट्रावनकोर कोचीन का नाम बदलकर केरल कब किया गया? कब किया गया? तमिलनाडु का पूर्व नाम क्या था? मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया? कब किया गया? कर्नाटक का पूर्व नाम क्या था? क्या था? मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? 1900। उत्तराखंड का पूर्व नाम क्या था? उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? 2000। ओडिशा का पूर्व नाम क्या था? उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कब किया गया? 2011। एक बात बताइए, भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंपना हो तो इसको लेकर क्या करना होता? संविधान में संशोधन। संविधान में भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंपना है, इसको लेकर क्या करना हो? संविधान में बेरुवारी क्षेत्र पाकिस्तान को किस संविधान संशोधन के तहत सौंपा गया? बेरुवारी क्षेत्र पाकिस्तान को किस संविधान संशोधन के तहत सौंपा गया? भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता कब हुआ? 100वां संविधान संशोधन 2000। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता। इतना बात क्लियर है? चलिए, राजस्थान का विभाजन कर नया राज्य बनाना है, यानी किसी राज्य को विभाजित कर नया राज्य बनाना है, तो इसको लेकर सबसे पहले क्या करना होता है? विधेयक तैयार करवाना होता है। किसी नए राज्य का निर्माण होना है, इसको लेकर विधेयक तैयार कौन करता है? कौन तैयार करता है? गृह मंत्रालय। यह विधेयक गृह मंत्रालय तैयार करने के बाद किसको देता है? किसको देता है? किसको देता है? राष्ट्रपति को देता। किसको? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास जब यह विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति उस राज्य के विधानसभा को भेजता है जिसका विभाजन होना है। राष्ट्रपति क्या करता है? जिसका विभाजन होना है। ठीक है, जब विधेयक राज्य विधानसभा के पास जाता है तो राज्य विधानसभा उस पर स्वीकृति दे ना दे, संशोधन के साथ स्वीकृति दे, 30 दिन तक कोई निर्णय नहीं दे, इससे विधेयक पर कोई प्रभाव पड़ता है? विधेयक पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं ना पड़ता है। विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तत्पश्चात 30 दिन के बाद पुनः यह विधेयक किसके पास आता? फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद विधेयक संसद के सदनों में रखा जा सकता है। कौन सदन में? कोई भी सदन ना, किसी भी सदन में न रखा जा सकता। जिस भी सदन में रखा जाएगा वह पहले पारित करेगा, फिर दूसरा सदन पारित करेगा। इस विधेयक को संसद किस बहुमत से पारित? इस विधेयक को संसद किस बहुमत से पारित? किस बहुमत से? किस बहुमत से? और राष्ट्रपति और संसद के पारित करने के बाद पुनः यह विधेयक किसके पास जाता आए? और राष्ट्रपति इस पर मंजूरी देने के लिए बाध्य है ना? क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आया हुआ है, इसलिए राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है ना जी। आए, और जैसे ही राष्ट्रपति का अनुमति हो जाता है नए राज्य बन जाते हैं, हाँ या ना? अब कॉमन सेंस लगा के बताइएगा।
जब किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो कौन कौन सी अनुसूची में संशोधन होता है? एक और अनुसूची बताए हैं? नहीं बताएं? बताएं। और नोट में नहीं था? टेलीग्राम चैनल पर डलवाए थे ना? डलवाए थे ना? आप लोग निकाले उसको। और उसमें जानते हैं बहुते कुछ था। वो जो पीडीएफ था 18-20 पेज का था और उसमें बहुत कुछ था, सब कुछ महत्वपूर्ण था। याद है कुछ कि कुछ आता, कुछ पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा। हाँ तो मौसी गांव जाइएगा तो खाक पता चलेगा। नहीं पता चला, मुंह हिला रहा, मुंह हम तोड़ देंगे। चलिए, तो आप तो इस प्रश्न का आंसर दे ही दिए। जब किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो कौन कौन सी अनुसूची में परिवर्तन? एक और ये बात समझाना पड़ेगा। अनुसूची बताते हुए समझाए थे ना जी? चलिए ठीक है। तो हमको लगा नहीं बता पाइएगा, लेकिन आप लोग तो तेज हैं, बता दी। चलिए अब देखिए, ये सब बात तो हो गई। अब आजादी के पहले राज्यों के गठन को लेकर कांग्रेस का क्या विचार था और आजादी के बाद राज्यों के गठन को लेकर कांग्रेस का क्या विचार हुआ। तो अब 1947 के बाद की घटनाओं को समझते हैं। 1947 के समय तथा 1947 के बाद के समय की घटनाओं को समझते हैं। तो 1947 वर्ष 1947 की अगर बात की जाए तो जो वर्ष 1947 है, इस समय भारत आजाद हुआ, भारत को आजादी मिली। और इस समय भारत में दो प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे, दो प्रकार के क्षेत्र, एक ब्रिटिश प्रांत और एक देसी रियासत। 1947 के समय भारत में दो प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे, एक ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देसी रियासत। दूसरा देसी रियासत, देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत उस प्रांत को कहा जाता था जो अंग्रेजों के अधीन था, और देसी रियासत उस प्रांत को कहा जाता था जो भारतीय राजा महाराजाओं के अधीन था। आप जानते हैं कि भारत को आजादी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत मिला है। और जब आप भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पढ़ेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान किया गया था कि ब्रिटिश प्रांत को भारत में शामिल होना होगा, लेकिन देसी रियासत को यह अधिकार दिया गया कि वो भारत में शामिल होना चाहता है भारत में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या स्वतंत्र रहना चाहता है तो वह स्वतंत्र रहे। देसी रियासत को यह अधिकार दिया गया था। देसी रियासत को जब यह अधिकार मिला तो देसी रियासत के राजे महाराजे तो उछलने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है इस देश में। और देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जरिए देसी रियासत को जो यह अधिकार दिया गया है
कि वो भारत में शामिल होना चाहता है, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, पाकिस्तान में शामिल हो, या स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र रहे। ऐसा अंग्रेजों ने भारत को टुकड़ा टुकड़ा में बांटने के लिए घोषणा किया। लेकिन भारत के राजनेता 1947 तक अंग्रेजों के नस नस से वाकिफ हो चुके थे कि अंग्रेज अगला चाल क्या चलेगा। तो भारत को आजादी तो मिली, लेकिन भारत के समक्ष देसी रियासतों का एकीकरण करने को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और जब यह बड़ी समस्या खड़ा हो गया तो फिर गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा कांग्रेस के सभी नेताओं के परस्पर विचार से देसी रियासतों का एकीकरण करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। सबके विचार से, सबका विचार यही था, देसी रियासत को अगर कोई एक कर सकता है तो सरदार पटेल, नेहरू और गांधी से नहीं होने वाला है। सरदार पटेल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। सरदार पटेल स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते थे, फौरन डिसीजन लेते थे, हां या ना। तो इसलिए सरदार पटेल को देसी रियासतों का एकीकरण करने की जिम्मेदारी दी गई। और आजादी के समय 552 देसी रियासत हुआ करता था। 552। कर लीजिएगा, अलग अलग स्रोत अलग अलग बताता है, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत 5वां एडिशन 552 लिखता है, कुछ स्रोत 542 भी लिखता है। अगर नोट में 542 है तो 552 कर लीजिएगा, 542 है तो 552 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब सुनिए। तो आजादी के समय 552 देसी रियासत था, और देसी रियासत का भारत में विलय करने का जिम्मेदारी सरदार पटेल को दिया गया। सरदार पटेल ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। सरदार पटेल ने 552 देसी रियासत में से 549 देसी रियासत को भारत में मिला लिया। 552 में से 549 देसी रियासत को भारत में मिला लिया। 552 में से 552 में से 549 देसी रियासत को भारत में मिला लिया, यानी मैक्सिमम देसी रियासत को भारत में मिला लिया। अर्थात सरदार पटेल को जो काम दिया गया था वो काम सरदार पटेल अच्छे से किए, तरीका से किए। सरदार पटेल देसी रियासत के राजा महाराजा के पास जाते थे विलय पत्र लेकर, और कहते थे इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए, नहीं तो आपका इलाज होगा। तो देसी रियासत के राजे महाराजे जो है, कुछ देसी रियासत के राजे महाराजे तो सहर्ष विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, और जो सहर्ष विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया उसको सरदार पटेल लड्डू खिला दिए, मन मीठा कर दिए। और जो खुशी के साथ हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हुए उनको डंडा दिखाकर हस्ताक्षर करवाए। समझ गए? तो ये काम कोई आसान नहीं था, कोई आसान काम नहीं था ये। लेकिन सरदार पटेल का जो काम करने का तरीका था, इसलिए 552 में से 549 देसी रियासत भारत में मिला लिए गए। सरदार पटेल को इस देसी रियासत के एकीकरण में साथ वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। देखिए हुआ कि जब अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को लग गया सरदार पटेल तो मिलाइए लेगा सब देसी रियासत को भारत में, तो बाद में
माउंटबेटन दिखावा करने के लिए कि नहीं, हम तो कांग्रेस के साथ हैं, माउंटबेटन सरदार पटेल का साथ देने लगा। तो सरदार पटेल ने देशी रियासतों को भारत में मिलाया, अर्थात भारत का राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर एकीकृत करने का काम किया, जिस वजह से सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जैसे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, उसी प्रकार से भारत का एकीकरण सरदार पटेल ने किया, जिस वजह से सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और सरदार पटेल ने पूरे भारत को एक किया, इसी कारण उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 3 देशी रियासत था, जो भारतीय संघराज क्षेत्र में नहीं मिलाया जा सका था, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जूनागढ़। ये 3 देशी रियासत को सरदार पटेल भारतीय संघराज क्षेत्र में नहीं मिला पाए थे। अगर इस 3 देशी रियासत की बात करें कहां गया, हाँ, अगर इस 3 देशी रियासत की बात करें तो जो ये 3 देशी रियासत है, एक जम्मू कश्मीर आपको यहां है, जूनागढ़ गुजरात में था और हैदराबाद यहां है। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये 3 देशी रियासत ऐसे थे जिसे सरदार पटेल भारत में नहीं मिला पाए। लेकिन ये 3 देशी रियासत को भी बाद के वर्षों में जाकर भारत में मिला लिया गया। तो सबसे पहले इन देशी रियासतों में बात करते हैं जम्मू कश्मीर का। ठीक है, बात अगर जम्मू कश्मीर की करेंगे, आजादी के समय जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश का शासन था। डोगरा वंश, आजादी के समय जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश का शासन था और डोगरा वंश के शासक हुआ करते थे हरि सिंह के पूर्वजों ने करोड़ों रुपया देकर अंग्रेजी सरकार से जम्मू कश्मीर खरीदा था। इसलिए हरि सिंह जम्मू कश्मीर को अपने पूर्वजों का जागीर समझता था और हरि सिंह यह चाहता था कि जम्मू कश्मीर का विलय ना हम भारत में करेंगे ना पाकिस्तान में करेंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर में हमेशा एक स्वतंत्र राजा के तौर पर शासन करेंगे और हमारे वंशज ही जम्मू कश्मीर में शासन करेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर उस समय भारत की सरकार पूर्णतः आश्वस्त थी कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में तो नहीं है जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह हिंदू है और मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना है, तो पाकिस्तान में तो जाने का कोई सवाल ही न है। भारत सरकार आश्वस्त था, जब भी जम्मू कश्मीर मिलेगा तो भारत में मिलेगा, भारत में ही उसका विलय होगा। लेकिन
पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना का सपना था कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाया जाए। यह मोहम्मद अली जिन्ना का सपना था। मोहम्मद अली जिन्ना ही नहीं बल्कि लगभग हर पाकिस्तानी का सपना था कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाया जाए। बात अगर मोहम्मद अली जिन्ना की करेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना को कैंसर था। कैंसर, सिगरेट पीता था, बहुत सिगरेट पीता था, उसको कैंसर था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इतने तेज व्यक्ति, उस कैंसर के विषय में किसी को जानकारी नहीं दिया था। एक जिस डॉक्टर से वो दिखाता था उसको जानकारी था, और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना को स्वयं, तीसरा किसी भी व्यक्ति को इस बात का जानकारी नहीं था। अगर कांग्रेस के किसी सदस्य को या सिर्फ गांधीओ जी को जानकारी मिल जाता तो गांधी जी देश को आजाद 1950 में करवाते, जिन्ना को पहले टपकने देते ताकि भारत का विभाजन नहीं हो, समझे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि जिन्ना को कैंसर है। जिन्ना को कैंसर था, यह बात सिर्फ जिन्ना ही जानता था और उसका डॉक्टर जानता था। तो जिन्ना को पता था कि उसके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। वो बहुत, देखिए ऐसे कीजिएगा हम क्लास छोड़ देंगे, फिर कहिएगा सर गुस्साते हैं, क्योंकि सर तो आदमी है नहीं, सर को तो गुस्सा आता है नहीं। क्या? तो आराम से सुनिए, और नहीं तो सीधा हम बताते चले जाएंगे, समझे। तो इसलिए एक सभ्य विद्यार्थी की भांति सुनिए, समझिए चीजों को गौर से। और अगर अनुशासनहीनता कीजिएगा तो एक की अनुशासनहीनता का सजा सभी विद्यार्थी को मिल जाएगा। इसलिए स्वयं अनुशासित रहिए और अपने आसपास के छात्रों को भी अनुशासित रहने को लेकर बोलिए, समझे। अब क्या बोल रहे थे, चलिए अब काम खत्म है। चलिए, जम्मू कश्मीर का विलय किया गया, और जम्मू कश्मीर का विलय विलय पत्र पर हस्ताक्षर के जरिए हुआ, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर के जरिए जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ, और 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। हैदराबाद का विलय भारत में सितंबर 1948 में हुआ। सैनिक कार्रवाई या पुलिसिया कार्रवाई के अंतर्गत ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत, ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत, ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत हैदराबाद का विलय भारत में हुआ। जूनागढ़ का विलय फरवरी 1948 में जनमत संग्रह के आधार पर हुआ। जनमत संग्रह के आधार पर हुआ।
जनमत संग्रह के आधार पर हुआ। और आजादी के समय जो 552 देशी रियासत था, इस 552 देशी रियासत में जो सबसे बड़ा देशी रियासत था वह था हैदराबाद। आज का इटली जितना बड़ा है ना, इटली उतना ही बड़ा उस समय हैदराबाद हुआ करता था। और उस समय के हैदराबाद में आज का पूरा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र और कर्नाटका का भी कुछ क्षेत्र हुआ करता था उस समय के हैदराबाद में, समझ गए। तो सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद हुआ करता था। और सबसे छोटा देशी रियासत अगर देखा जाए तो सबसे छोटा देशी रियासत हुआ करता था बिलबारी। सबसे छोटा देशी रियासत बिलबारी हुआ करता था, समझ गए। तो ये सब फैक्ट है, ये सब फैक्ट को आप याद रखिएगा। आइए 1 सेकेंड में इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आजादी के समय भारत में कितना देशी रियासत? 500। आजादी के समय भारत में कितना देशी रियासतों को भारत में विलय करने की जिम्मेदारी किसे दी गई? सरदार पटेल जब देशी रियासतों का भारत में विलय कर रहा था तो उसमें सरदार पटेल को किसने साथ दिया? वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, समझ गए। तो सरदार पटेल को देशी रियासतों को भारत में विलय करने में किसने मदद किया था? वीपी मेनन और 552 में से कितना देशी रियासत को मिला? कितना? चलिए, उधर पीछे खड़ा हो जाइए जो बतिया रहे थे, पीला टी शर्ट, उसको दिखाइए तो। हाँ, खड़ा हो जाइए आप, खड़ा होइए, नहीं तो हम आकर के खड़ा कर देंगे आपको। चलिए, ऐसे आप खड़ा नहीं होइएगा, हम याद करवा रहे हैं, बतिया रहा है। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, आप भी खड़ा हो जाइए। आप ही बतिया रहे थे, तो आपको क्या लगता है आँख मेरा खराब हो गया है? खड़ा रहिए अब आप। चलिए, आगे आइएगा। 552 में से कितना देशी रियासत को सरदार पटेल ने? कितना? 500। सबसे बड़ा देशी रियासत, सबसे बड़ा देशी रियासत, सबसे छोटा देशी रियासत, सबसे छोटा देशी रियासत। चलिए, जम्मू कश्मीर को भारत में कब मिलाया गया? 26 अक्टूबर 1900। किस माध्यम से? विलय पत्र पर जम्मू कश्मीर को कब मिलाया गया? कैसे? हैदराबाद को कब मिलाया गया? कौन ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन जूनागढ़ को कौन आधार पर? जूनागढ़ को कब मिलाया गया? कब मिलाया गया? चलिए, ये तो बात हो गई देशी रियासत के संदर्भ में। अब हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश प्रांत के संदर्भ में। ब्रिटिश प्रांत के संदर्भ में देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आपको ब्रिटिश प्रांत के संदर्भ में क्या था क्या नहीं था, जब तक सत्ता कांग्रेस के हाथ में नहीं आई थी तब तक कांग्रेस यह कहा करती थी कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। 1920 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था और 1920 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था, उस अधिवेशन में
यह कहा गया था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। लेकिन जब 1947 में सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई तो कांग्रेस कहने लगा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा। लेकिन भारत की जनता की यह मांग थी कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ही होने चाहिए। भारत की जनता भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करवाने को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। और जब आंदोलन शुरू हो गया तो उस आंदोलन को समाप्त करवाने को लेकर तथा राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हो, इन बातों को लेकर धर आयोग, जेबीपी आयोग, फजल अली आयोग का गठन हुआ। और जो धर आयोग, जेबीपी आयोग, फजल अली आयोग है, ये सभी राज्य पुनर्गठन आयोग है। ये सभी राज्य पुनर्गठन आयोग है। तो यहां पर अब जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वह आपको राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में, राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग आपको संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने जून 1948 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जो 4 सदस्यीय आयोग था। और उस आयोग के अध्यक्ष एसके धर को बनाया गया था, जिस वजह से उस आयोग को नाम दिया गया धर आयोग। अर्थात राज्यों का पुनर्गठन करने को लेकर धर आयोग का गठन जून 1948 में हुआ। जून 1948 में धर आयोग का गठन हुआ। और धर आयोग का काम यह था कि इस बात को लेकर सिफारिश करना कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए, राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए, इस बात को लेकर सिफारिश करना धर आयोग का काम निर्धारित किया गया। धर आयोग ने अपना काम करते हुए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की संविधान सभा के समक्ष। धर आयोग ने अपनी सिफारिश दिसंबर 1948 में प्रस्तुत किया। दिसंबर 1948 में धर आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट में धर आयोग ने कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं किया जाए, बल्कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर किया जाए। तो धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ना हो बल्कि प्रशासनिक आधार पर हो, बल्कि प्रशासनिक आधार पर हो, बल्कि प्रशासनिक आधार पर हो। इसके बाद पुनः दिसंबर 1948 में ही जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जैसे जवाहरलाल नेहरू भी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों के नेतृत्व में
आयोग गठित हुआ जैसे जेबीपी आयोग कहा गया, और जेबीपी आयोग का भी काम यही था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हो, इसको लेकर सिफारिश करना। भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हो, इसको लेकर सिफारिश करना जेबीपी आयोग का काम था। जेबीपी आयोग का काम था। जेबीपी आयोग ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दिया। जेबीपी आयोग ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दिया। अप्रैल 1949 में जेबीपी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में जेबीपी आयोग ने कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ना हो, बल्कि प्रशासनिक आधार पर हो। अर्थात धर आयोग ने जो सिफारिश किया था, वही सिफारिश जेबीपी आयोग ने भी किया। मतलब धर आयोग और जेबीपी आयोग का सिफारिश दोनों का एक समान था। मतलब 1949 ईस्वी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा या प्रशासनिक आधार पर होगा। स्पष्ट नहीं हो सका। और जब स्पष्ट नहीं हो सका, जब स्पष्ट नहीं हो सका, तब उन्नीस 1950 में जब संविधान लागू हो रहा था, तो संविधान में राज्यों को लेकर प्रावधान करना था। संविधान में राज्यों को लेकर प्रावधान करना था। तो जब संविधान 1950 में लागू हो रहा था, और कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होगा, किस आधार पर नहीं होगा, तब संविधान सभा के सदस्यों ने यह तय किया कि भारतीय संघराज्य क्षेत्र को 4 भागों में बांट दिया जाए। भाग क, ख, ग, घ। क में ब्रिटिश प्रांत, ख में बड़े देशी रियासत, ग में छोटे देशी रियासत और घ में जीते हुए क्षेत्र को शामिल किया जाए। 4 भागों में भारतीय संघराज्य क्षेत्र को बांट दिया जाए। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने में विचार विमर्श किया और वही चीज हुआ। और अगर आप बात मूल संविधान की करेंगे, तो मूल संविधान में भारतीय संघराज्य क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया। और मूल संविधान में जो भारतीय संघराज्य क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया, एक है भाग क, एक है भाग ख, एक है भाग ग और एक है भाग घ। भाग क में ब्रिटिश प्रांत को रखा गया। ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत यानी बिहार, बंबई, मद्रास, ईटीसी, ब्रिटिश प्रांत को रखा गया। भाग ख में बड़े देशी रियासत, बड़े देशी रियासत को रखा गया। जैसे हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर जैसे बड़े देशी रियासत को रखा गया। भाग ग में छोटे देशी रियासत को रखा गया। भाग ग में छोटे देशी रियासत, छोटे देशी रियासत जैसे भोपाल, अजमेर इत्यादि, भोपाल, अजमेर इत्यादि। और भाग घ में जीते हुए क्षेत्र को रखा गया। जीते हुए क्षेत्र, जीते हुए क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यानी अगर आप भारत के मूल संविधान की बात करेंगे,
तो जो भारत का मूल संविधान है, भारत के मूल संविधान में भारतीय राज्यों को यही 4 भागों में बांटा गया। भाग क, ख, ग, घ। क में ब्रिटिश प्रांत, ख में बड़े देशी रियासत, ग में छोटे देशी रियासत, घ में जीते हुए क्षेत्र को शामिल किया गया। यही प्रावधान मूल संविधान में है। कालांतर में 1952 ईस्वी में दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता थे। उनका नाम था पोटली श्री रामुल्लू। ये तेलुगु भाषी थे, तेलुगु भाषी। और इनका डिमांड यानी इनका मांग यह था कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए भाषाई आधार पर तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग प्रांत आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। इनका डिमांड था कि मद्रास का विभाजन कर भाषाई आधार पर तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग प्रांत आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। यह इनका डिमांड था और ये अपने डिमांड को लेकर अक्टूबर 1952 में आमरण अनशन पर बैठे। और गूगल विकिपीडिया के अनुसार 58 दिन, एम लक्ष्मीकांत 5वां एडिशन के अनुसार 56 दिन। तो आपको जो मानना है आप मानिए, 56 ही मानिए। कहीं पर हम 58 भी बताते हैं, दोनों स्रोत बता दिए। गूगल विकिपीडिया 58 दिन, एम लक्ष्मीकांत 5वां एडिशन 56 दिन। अभी तक 6ठा एडिशन खरीदे न है, 5वां एडिशन ही पढ़ रहे हैं। 6ठा एडिशन आ गया, इसे हमको खरीद लेना चाहिए, खरीदेना है। तो पोटली श्री रामुल्लू 58 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे रहे और आमरण अनशन पर ही बैठे दिसंबर 1952 में निधन हो गया। और फिर दक्षिण भारत में हिंसक घटनाएं घटने लगी। दक्षिण भारत जलने लगा, जैसे आज मणिपुर जल रहा है। दक्षिण भारत जलने लगा। तत्पश्चात भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को घोषणा करना पड़ा कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया जाएगा। और पंडित नेहरू जब घोषणा कर दिए, तब फिर जाकर 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ और भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना। और जब भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हो गया, तो जो आंदोलनकारी यह आंदोलन कर रहे थे
कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो, उनके बीच खुशी का लहर दौड़ गया कि अब तो एगो राज्य का गठन हो ही गया है। जब एगो का गठन हो गया है तो सब का गठन तो भाषाई आधार पर अब होबे करेगा। फिर से आंदोलन इस बात को लेकर चलने लगा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाए। फिर से आंदोलन चलने लगा, फिर से आंदोलन चलने लगा। तत्पश्चात भारत सरकार के पास फिर से समस्या आ गया कि अब राज्यों का पुनर्गठन कौन आधार पर हो, इसको लेकर जल्दी डिसीजन लेना है। अब ऐसा हमेशा आंदोलन होता रहे, देश का हर भूभाग आग की लपेटों में हो, यह देश के लिए सही नहीं है। नए स्वतंत्र देश के लिए तो और भी सही नहीं है। तो फिर भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया, जिसे फजल अली आयोग कहा गया। यानी राज्यों को पुनर्गठित करने को लेकर दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। एक था फजल अली, जो कि इसके अध्यक्ष थे। दूसरे थे के.एम. पन्नीकर और तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। अगले थे हृदयनाथ कुंजरू। यही 3 फजल अली आयोग, यही 3 जो है फजल अली आयोग के सदस्य थे। और इस आयोग को भी इसी बात को लेकर काम करना था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो या ना हो, या किस आधार पर हो। लगभग 2 वर्ष तक फजल अली आयोग ने अध्ययन किया और फिर फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। 1955 में जो फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया, 1955 में जो फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया, इस रिपोर्ट में फजल अली आयोग ने यह कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। भाषाई आधार पर होगा। और आप याद कीजिए, मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और मूल संविधान में, लड़की क्या लिख रही है? नोट नहीं ली है जी? अच्छा, नोट में सब चीज है ना? नोट में सब चीज हो तो हाँ, मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और मूल संविधान में जो 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, फजल अली आयोग ने कहा कि वही 14 भाषा के आधार पर 14 राज्यों का गठन किया जाएगा। उसी को आधार फजल अली आयोग ने बनाया। लेकिन ध्यान रहे कि फजल अली आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। यानी एगो भाषा के लिए एगो राज्य बनेगा, इसको अस्वीकार कर दिया। कहा ना, ऐसे में तो 500 से ज्यादा राज्य बन जाएगा। तो एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को हम अस्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ही होगा।
मूल संविधान में जो 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उस 14 भाषा के आधार पर ही 14 राज्यों का गठन किया जाएगा। और फजल अली आयोग के सिफारिश पर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ। और राज्यों का पुनर्गठन जो भाषाई आधार पर हुआ, इसमें भारत में 14 नए राज्य बनाए गए। भारत में 14 नए राज्य बनाए गए। भारत में 14 नए राज्य बनाए गए। भारत में 14 नए राज्य 1956 में बने। धीरे धीरे राज्यों की संख्या बढ़कर 29 हो गई और फिर 29 से घटकर 28 हो गई। तो 1956 के समय जो भारत में 14 राज्य था, वो 14 राज्य कौन था? 1956 के समय भारत में जो 14 राज्य था, वो 14 राज्य कौन था? ध्यान से देखिएगा। वो 14 राज्य था, एक आपको जम्मू कश्मीर, दूसरा आपको पंजाब, तीसरा आपको राजस्थान, चौथा आपको बंबई, पांचवा आपको संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश। 1 जम्मू कश्मीर, 2 पंजाब, 3 राजस्थान, 4 बंबई। पांचवा आपको उत्तर प्रदेश, छठा आपको मध्य प्रदेश, 7वां आपको कर्नाटक, 8वां आपको केरल, 9वां आपको सॉरी 9वां आपको तमिलनाडु, 10वां आपको आंध्र प्रदेश, 10वां आपको आंध्र प्रदेश, 11वां ओडिशा, 12वां बिहार, 13वां बंगाल और 14वां असम। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और भाषाई आधार पर 14 राज्य बनाए गए। 1 जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा मुंबई, 5वां उत्तर प्रदेश, 6ठा मध्य प्रदेश, 7वां कर्नाटक, 8वां केरल, 9वां तमिलनाडु, 10वां आंध्र प्रदेश, 11वां ओडिशा, 12वां बिहार, 13वां बंगाल और 14वां असम। यही 14 राज्य था। लेकिन बाद में जाकर बंबई का विभाजन हुआ, गुजरात बना, असम का विभाजन हुआ, नागालैंड बना, पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा हिमाचल प्रदेश बना, उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ बना, बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड बना, आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, तेलंगाना बना। इस प्रकार से राज्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। राज्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। तो 1956 के समय यही 14 राज्य हुआ करते थे। तो कौन से 14 राज्य हुआ करते थे, ये बात हम आपको बता दिए। अब ध्यान से सुनिएगा। 1956 के बाद बंबई प्रांत का विभाजन हुआ और महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। महाराष्ट्र का गठन भी 1960 और गुजरात का गठन भी 1960। गुजरात भारत का 15वां राज्य बना। फिर असम का विभाजन कर नागा पहाड़ी को मिलाकर नागालैंड का गठन 1963 में हुआ, जो कि भारत का 16वां राज्य बना। 16वां राज्य बना। और फिर आपको पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा का गठन हुआ।
पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा का गठन हुआ 1966 में। यह भारत का 17वां राज्य बना, 17वां राज्य बना। और फिर से पंजाब का विभाजन हुआ और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 1971 में। यह भारत का 18वां राज्य बना, यह भारत का 18वां राज्य बना। फिर आपको असम का विभाजन हुआ और 1972 में मणिपुर का गठन हुआ। 1972 में त्रिपुरा का गठन हुआ और 1972 में मेघालय का गठन हुआ। 1972 में मेघालय का गठन हुआ। मणिपुर भारत का 19वां राज्य, त्रिपुरा 20वां राज्य और मेघालय 21वां राज्य। मेघालय 21वां राज्य बना, मेघालय 21वां राज्य बना। फिर आपको सिक्किम को भारत में 1975 में मिलाया गया, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 में बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 में बना। फिर 1987 में मिजोरम का गठन हुआ। मिजोरम का गठन 1987 में हुआ, जो भारत का 23वां राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में हुआ, जो भारत का 24वां राज्य बना। गोवा का गठन 1987 में हुआ, जो भारत का 25वां राज्य बना, जो भारत का 25वां राज्य बना, जो भारत का 25वां राज्य बना। और फिर मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ और यह भारत का 26वां राज्य बना, भारत का 26वां राज्य बना। उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, यह भारत का 27वां राज्य बना। बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, यह भारत का 28वां राज्य बना। भारत का 28वां राज्य बना। और आंध्र प्रदेश का विभाजन तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ, 2 जून 2014 को हुआ और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। एक बार फिर से इस बात को ध्यान से सुनिएगा। 1950 में बंबई का विभाजन हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। गुजरात भारत का 15वां राज्य। नागालैंड का गठन 1963 में हुआ, यह भारत का 16वां राज्य। पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ, यह भारत का 17वां राज्य। पंजाब का विभाजन हुआ, हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में हुआ, यह भारत का 18वां राज्य। फिर आपको मणिपुर का गठन 1972 में हुआ, यह भारत का 19वां राज्य। त्रिपुरा का गठन 1972 में हुआ, यह भारत का 20वां राज्य। मेघालय का गठन 1972 में हुआ, यह भारत का 21वां राज्य। सिक्किम 1975 में भारत में मिलाए गए, यह भारत का 22वां राज्य। मिजोरम का गठन 1987 में हुआ, यह भारत का 23वां राज्य। अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में हुआ, यह भारत का 24वां राज्य। गोवा का गठन 1987 में हुआ, यह भारत का 25वां राज्य। मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, यह भारत का 26वां राज्य। उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, यह भारत का 27वां राज्य। बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, यह भारत का 28वां राज्य। आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ, यह भारत का 29वां राज्य। इस प्रकार भारत में कुल 29 राज्य बने। इस प्रकार भारत में कुल 29 राज्य बने। लेकिन 2019 में
जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक आने से पहले भारत में कुल 29 राज्य था, लेकिन अगस्त 2019 में जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 लाया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। और जब जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया तो राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई। और आज के डेट में जम्मू कश्मीर कोई राज्य नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है, इसीलिए भारत में राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई। बात समझ में आया? अब देखिए, राज्यों का गठन वर्ष आपसे पूछा जाता है, तो राज्यों का गठन वर्ष आपसे पूछा जाता है, इसलिए राज्यों के गठन वर्ष को आपको याद रखना है। और दूसरी बात, राज्यों के गठन वर्ष को अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में सजाने के लिए दे दिया जाता है। राज्यों के गठन वर्ष को अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में सजाने के लिए दे दिया जाता है। जब आपको पूरा याद रहेगा तभी आप सजा पाइएगा, नहीं तो आप नहीं सजा पाइएगा। बात समझ में आया? अब याद करे, आइए याद करते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा, कौन कौन आयोग है जिसका संबंध राज्य पुनर्गठन से है? धार, जेबीपी और फजल अली। कौन कौन आयोग है जिसका संबंध राज्य पुनर्गठन से है? धार, जेबीपी और धार आयोग का गठन कब हुआ? जून 1900। धार आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दिया? धार आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर कहने को कहा? नहीं। कौन आधार पर कौन आधार पर? प्रशासनिक। फिर जेबीपी आयोग का गठन कब हुआ? दिसंबर 1900। जेबीपी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दिया? जेबीपी आयोग ने अपनी सिफारिश में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर कहने को कहा? प्रशासनिक। मूल संविधान में भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में कितने वर्गों में? कौन कौन? भाग क में जैसे, भाग ख में जैसे, भाग ग में जैसे, भाग घ में जैसे। चलिए, पोटली श्रीरामुल्लू तेलुगु भाषी लोगों के लिए कौन से राज्य के गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे? कौन? और आमरण अनशन करते हुए मरे कितना दिन? 56 दिन या क्या याद रखिएगा? 56 याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? क्या? और आमरण अनशन के बाद उनका निधन हुआ। और फिर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर हुआ। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर कब हुआ? कब हुआ? कब हुआ? चलिए, फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? फजल अली आयोग में कितने सदस्य?
कौन कौन? फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दिया? और फजल अली आयोग ने किस आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश? कौन आधार पर? कौन आधार पर? लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को, और फजल अली आयोग के सिफारिश पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन कौन आधार पर? कौन आधार पर? और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 7वां संविधान संशोधन 1900। और कितने राज्य बनाएगा? कितने राज्य? कितने राज्य? भारत का 15वां राज्य कौन बना? 15वां राज्य। 15वां राज्य। गुजरात का गठन कब हुआ? गुजरात का गठन। गुजरात का गठन। 16वां राज्य कौन बना? नागालैंड। 16वां राज्य कौन बना? 16वां राज्य कौन बना? नागालैंड का गठन कब हुआ? नागालैंड का गठन कब हुआ? नागालैंड का गठन कब हुआ? 17वां राज्य कौन बना? हरियाणा। 17वां राज्य। 17वां राज्य। हरियाणा का गठन कब हुआ? हरियाणा का गठन कब हुआ? 18वां राज्य कौन बना? हिमाचल। 18वां राज्य कौन बना? 18वां राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? कब हुआ? चलिए, 19वां राज्य कौन बना? मणि। 19वां राज्य। 19वां राज्य। 20वां राज्य त्रिपुरा। 20वां राज्य। 21वां राज्य मेघालय। 21वां राज्य। 19वां राज्य। 20वां। 21वां। तीनों का गठन कब हुआ? तीनों का गठन कब हुआ? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय का गठन। भारत का 22वां राज्य सिक्किम। 22वां राज्य। 22वां राज्य सिक्किम का गठन कब हुआ? सिक्किम का गठन। सिक्किम का गठन। भारत का 23वां राज्य कौन बना? मिजोरम। 23वां राज्य। 23वां राज्य। 23वां राज्य। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश। 24वां राज्य। 24वां राज्य। 25वां राज्य। 25वां राज्य। तीनों का गठन कब हुआ? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा का गठन। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा का गठन। भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़। 26वां राज्य। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर। 1 नवंबर। 26वां राज्य। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर। 27वां राज्य उत्तराखंड। 27वां राज्य। 27वां राज्य उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर। उत्तराखंड का गठन कब हुआ? भारत का 28वां राज्य झारखंड। 28वां राज्य झारखंड। 28वां राज्य गठन कब हुआ? 15 नवंबर। झारखंड का गठन कब हुआ? 15 नवंबर। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना। 29वां राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ? तेलंगाना का गठन 2 जून 2000। 2 जून 2000। और किस एक राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया? जम्मू। जिस वजह से राज्यों की संख्या 29 से घटकर कितना? कितना? 28 ना। है, सब चीज नोट में है। चलिए, इसके बाद अगला चैप्टर है नागरिकता। पढ़िएगा। शांति शांति शांति। चलिए, एगो होमवर्क दे रहे हैं। देखिए, होमवर्क ये है कि एगो ब्लैंक मानचित्र ले लीजिएगा भारत का।
ठीक है। उसमें राज्य का गठन वर्ष दर्शा दीजिएगा और आप अपने नोट में साट लीजिएगा, पॉलिटी के नोट में साट लीजिएगा। अगले रविवार को जो पॉलिटी का क्लास होगा उसमें हम चेक करेंगे। एक बात ये, एक होमवर्क आपका ये है। दूसरा होमवर्क आपका यह है कि पॉलिटी में, दूसरा होमवर्क आपका ये है कि पॉलिटी में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर यहां तक, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक, 5, अच्छा ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों याद कर लेना। और तीसरी बात यह है कि अगले शनिवार को, रविवार को नहीं, सुनिए जो बोल रहे हैं सुनिए ना, बड़ी अनुशासनहीन हो गए हैं आप लोग। हम चुन चुन करके भगा देंगे, समझे? क्योंकि सीधा सा बात है, जो अनुशासनहीन है उसका रिजल्ट नहीं होगा। तो उस लड़का को क्लास में रखने का कोई फायदा है नहीं। और पैसों नहीं देंगे, पैसों नहीं रिफंड करेंगे, ये भरम में मत रहिए कि पैसा रिफंड करना, ऐसे भगा देंगे, समझे? और कुटबो करेंगे हम। तो आगे आप सुनिए, गौर से इस बात को सुनिए, गौर से इस बात को आप सुनिए, समझ गए? और नहीं तो फिर अगर ये चला गया तो दोबारा हम ये काम करबो नहीं करेंगे। अगले शनिवार को कौन दिन है देखिए, कौन दिन है? अगले शनिवार को कौन दिन है? अरे बाप, उनतीस जुलाई है। 29 जुलाई को रात में 10 से 12, रात में 10 से 12 के बीच में आपको जो भी चैप्टर नंबर 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाने में टाइम लगता है, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे नहीं, हम आपको नहीं करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव करवाने में टाइम लगता है, फिर पढ़ाने में टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। अरे जो चीज पढ़ा है वही तो बात ऑब्जेक्टिव में है। 10% एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अब 10% एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव करवाना मुनासिब नहीं है। और टारगेट बैच है, जल्दी खत्म भी करना है। काहे कि आप लोग तो ये भी कंप्लेन करते हैं कि सर सिलेबस कब खत्म होगा कि नहीं होगा, यो सब ना आपके दिमाग में चलते रहता। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएंगे, टारगेट बैच है, नहीं करवाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से 5 के ऑब्जेक्टिव में कोई भी कंफ्यूजन होगा, चैप्टर नंबर 1 से 5 के ऑब्जेक्टिव में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो उस कंफ्यूजन को शनिवार 29 जुलाई रात 10 से 12 के बीच में इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। इस बीच में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन हम अगले क्लास रविवार, यानी 30 जुलाई को रविवार को क्लास होगा मेरा पॉलिटी का, अगले क्लास में आकर के सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन भेजते हैं या इससे पहले क्वेश्चन भेजते हैं, उस क्वेश्चन का कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। इस अवधि के दौरान जो डाउट आएगा आपको अगले रविवार, उसके ठीक एक दिन बाद 30 जुलाई को डाउट क्लियर कर देंगे। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसको याद नहीं करना है, जिस क्वेश्चन में डाउट नहीं है उसको याद कर लेना है, पूरा याद कर लेना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों और डाउट। बात समझ में आया? सब काम कीजिएगा ना? बात क्लियर है ना? ऑब्जेक्टिव याद रहेगा ना? अगले क्लास में आके पूछेंगे, नानी याद दिला देंगे।
समझ गए? चलिए, और सब मजे में। अब भी संस्थान का दरोगा का क्वेश्चन बैंक रखना प्रारंभ किए कि ना? अब भी अगर नहीं किए हैं तो बात हो जाएगा भैंस के आगे बीम बजाने वाला। समझ गए? तो अब भी समझिए, सुधरिए। धन्यवाद। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में।